प्रिय छात्रों, एमएस पटेल ई लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आप हाई स्कूल कक्षा 10 विज्ञान के लिए चैप्टर नंबर 2 पर अम्ल, क्षार और लवण पर आधारित जो अभ्यास और प्रश्नोत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे। सो बच्चों, बिना समय लिए हुए आप सभी इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आप अम्ल, क्षार और लवण पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे और ये इस कक्षा का भाग संख्या 2 है, अर्थात इसके पहले का भाग संख्या 1 से संबंधित जो चैप्टर था, जो भाग संख्या 1 था वीडियो लेक्चर का, उसमें भी इसी पर इसके पहले पार्ट से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। सो बच्चों, बिना समय लिए हुए हम इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं और आपसे ये निवेदन है कि कृपया इस जो है वीडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और तथा इसको अच्छी तरह से समझें ताकि आप सभी प्रश्नों के उत्तर भली भांति समझ सकें। सो बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ठीक। सो बच्चों, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट अर्थात CaSO4.12H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और इसके साथ जल की अभिक्रिया का समीकरण हमको देना है और जब पानी से इसकी क्रिया होती है बच्चों तो जिप्सम बनता है। तो यहाँ पर समीकरण किस प्रकार से है, CaSO4.12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है प्लस 1/2 अर्थात 3/2H2O मॉलिक्यूल्स पानी के 3/2 मॉलिक्यूल पानी के उसमें जुड़ते हैं और हमको यहाँ पर मिल जाता है CaSO4.2H2O। सो इस तरह से बच्चों हमको जिप्सम प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर पानी की क्रिया से जिप्सम CaSO4.2H2O प्राप्त होता है जिसे हम जिप्सम कहते हैं। अब बच्चों, अभ्यास प्रश्न शुरू होता है। अभ्यास प्रश्नमाला में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो देखते हैं उसमें दिया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। उत्तर है, पहला है A पार्ट 1, B पार्ट 4, C पार्ट 5 और D पार्ट 10। ठीक। सो बच्चों, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब है कि विलयन क्षारीय है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अतः इस क्रम में डी जो ऑप्शन है उसमें जो पीएच मान 10 दिया है तो यही उत्तर सही है, क्योंकि क्षार विलयन जो है लाल विलयन को नीला कर देता है और क्षार विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। सो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो अंडे का पिसा हुआ कवच है वो के वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो स्पष्ट रूप से जो विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया करेगा वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन होगा, अर्थात यहाँ पर बच्चों बी ऑप्शन सही है, HCl है जो कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात अंडे के कवच से क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। सो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार से है कि NaOH के 10 ml HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन करते हैं। यदि हम NaOH के उसी विलयन के 20 ml ले लें
तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। सो बच्चों यहाँ पर चूंकि दोनों विलयनों की सांद्रताएं स्थिर रहती हैं, अर्थात तब उनके आयतनों का जो अनुपात होगा वो भी स्थिर रहेगा। सो ऐसी दशा में जो NaOH और HCl के विलयनों के अनुपात हैं, आयतनों के अनुपात हैं, वो 10:8 अर्थात 10:8 है। तो दूसरा अनुपात भी इसी अनुपात में होना चाहिए, अर्थात दूसरा अनुपात 20:16 होना चाहिए, क्योंकि 10 ml बढ़कर के 20 ml हो गए। तो उसी प्रकार से HCl के 8 ml बढ़कर के दोगुने हो जाएंगे, अर्थात 16 ml। सो यहाँ पर हमको जो HCl का आयतन लेना होगा वो 16 ml लेना होगा, मिलीलीटर लेना होगा, ताकि यह विलयन, यह 20 ml NaOH के विलयन को पूर्णतः उदासीन कर सके। सो इस तरह से बच्चों आप कह सकते हैं कि V1/V2 इज इक्वल टू होगा V1-V2। और इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो कि HCl विलयन की जो मात्रा 20 ml NaOH विलयन को उदासीन करने में लगेगी वो 16 ml होगी। अब बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, अपच या इनडाइजेशन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। सो इनडाइजेशन बच्चों स्पेशली स्टोमक के अंदर अम्लीयता बढ़ने के कारण होती है। सो अम्लीयता को कम करने के लिए एंटासिड जो है औषधियाँ जो होती हैं, जो पेट के अंदर अम्लीयता को कम करती हैं, ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है इनडाइजेशन को रोकने के लिए या अपच को रोकने के लिए। इन्हें एंटासिड कहते हैं, क्योंकि एंटासिड पेट में अम्ल की अधिकता को कम करता है। बच्चों प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला पार्ट है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा पार्ट है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा पार्ट है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। और चौथा पार्ट है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ, लोहे की छीलन के साथ अभिक्रिया करता है। सो बच्चों यहाँ पर आपको न केवल शब्दों में, भाषा में उत्तर देना है कि क्या रिजल्ट्स, क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, बल्कि रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। सो बच्चों पहला पार्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस दानेदार जिंक दैट गिव्स जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। संतुलित रासायनिक समीकरण है H2SO4 एक्वस प्लस ZnS सॉलिड दैट गिव्स ZnSO4 एक्वस और प्लस H2O गैस। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा पार्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम दैट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पर संतुलित समीकरण है 2HCl एक्वस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस Mg सॉलिड मैग्नीशियम दैट गिव्स MgCl2 एक्वस प्लस H2 गैस। और तीसरा पार्ट बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम से क्रिया करता है। सो सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्युमिनियम, सॉलिड स्टेट में एल्युमिनियम लिया गया, और सल्फ्यूरिक अम्ल एक्वस अवस्था में दैट गिव्स एल्युमिनियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। सो संतुलित रासायनिक समीकरण है 3H2SO4 एक्वस और प्लस 2Al सॉलिड स्टेट में दैट गिव्स Al2SO4 होल थ्राइस एक्वस जिंक सल्फेट और प्लस 3H2 गैस हाइड्रोजन गैस। और चौथा पार्ट बच्चों
उसका जो भाषाई समीकरण है वो किस प्रकार से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया प्लस लोहे की छीलन, दैट गिव्स फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पर 6HCl एक्वस प्लस 2Fe दैट गिव्स 2FeCl3 एक्वस प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस। सो बच्चों यहाँ पर जो भी धातुएं ली गई हैं वे सभी धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं और ये धातुएं अम्लों से क्रिया करके उन अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती हैं और संगत लवण प्राप्त होते हैं, अर्थात या तो क्लोराइड या सल्फेट लवण प्राप्त होते हैं। सो इस प्रकार से इस प्रत्येक क्रिया में हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। सो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रश्न संख्या 6 में एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। सो बच्चों इसे साबित करने के लिए हम 1 विलयन अम्ल का ले लेते हैं एक्वस अवस्था में और दूसरा विलयन हम किसी एल्कोहल या ग्लूकोज का विलयन ले लेते हैं पानी में घोला हुआ। अब दोनों विलयनों में हम एक बैटरी की मदद से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इस परिपथ में एक बल्ब लगा देते हैं। तो जब हम अम्ल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है बल्ब जलने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि अम्ल के विलयन से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात अम्ल में मुक्त H+ आयंस या दूसरे हैं और Cl आयंस या सल्फेट आयंस मुक्त आयंस हैं जो आवेश वाहक कण का कार्य कर रहे हैं और इस कारण विद्युत धारा बह रही। जबकि एल्कोहल या ग्लूकोज के विलयन से होकर के जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही परिपथ में स्विच ऑन करते हैं इसके बावजूद परिपथ से होकर के धारा नहीं बहती है और बल्ब प्रज्वलित नहीं होता है, अर्थात बल्ब नहीं जलता है। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज या एल्कोहल के विलयन में मुक्त आयंस नहीं है और वे किसी प्रकार के आवेश वाहक कण न होने के कारण विलयन से होकर के धारा प्रवाहित नहीं होती है। दूसरी अवस्था में हम कह सकते हैं कि एल्कोहल या ग्लूकोज के विलयन में मुक्त H+ आयंस नहीं है। यही कारण है कि ये इन पदार्थों के इन यौगिकों के विलयन अम्ल की तरह से व्यवहार नहीं करते, यद्यपि इनमें हाइड्रोजन होता है। बच्चों प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। सो बच्चों आशुद्ध जल में किसी प्रकार के लवण और उनके आयंस नहीं होते हैं, तो लवणों और आयनों की अनुपस्थिति के कारण जो अशुद्ध जल होता है उसमें मुक्त आयंस न होने के कारण वह विद्युत धारा का चालक नहीं होता है। जबकि वर्षा जल में घुली हुई गैसें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आदि गैसों के घुले होने के कारण वर्षा का जल बहुत हल्का अम्लीय होता है और उस जल में H+ आयंस और दूसरे प्रकार के मुक्त आयंस होते हैं जो आवेश वाहक कण का कार्य करते हैं। यही कारण है कि वर्षा का जल जो है वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें आयंस की उपस्थिति के कारण उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जबकि शुद्ध जल में किसी प्रकार के आयंस न होने के कारण उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 8 में बच्चों कहा गया कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। सो कोई भी अम्ल बच्चों हम लोग लेते हैं, अगर उसमें पानी नहीं है, वो अपने जलीय विलयन की अवस्था में नहीं है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या कोई भी अन्य प्रकार का लवण जो ठोस अवस्था में, अन्य प्रकार का अम्ल जो ठोस अवस्था में हो,
तो ऐसी अवस्था में जल की अनुपस्थिति के कारण अम्ल का या उस गैस का, जो अम्लीय गैस है, उसका आयनन नहीं होता है और इस कारण उस विलयन में या उस पदार्थ में H+ आयंस उत्पन्न नहीं होते हैं जो उनकी अम्लीयता के अवलाक्षणिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। सो जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन न बनने के कारण, ठीक है, कोई भी अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। अर्थात कोई भी अम्ल हो उसका व्यवहार अम्लीय तभी होता है जब वह पानी में घुला हो, अर्थात पानी में घुल जाने पर ही अम्ल में H+ आयंस उत्पन्न होते हैं, अर्थात आयनन की क्रिया होती है। सो यहाँ पर ठोस HCl या आपका HCl गैस आप लेते हैं तो पानी की अनुपस्थिति में ये सभी जो है अम्लीय गुण को प्रकट नहीं करते हैं। अब बच्चों प्रश्न संख्या 9 में है कि 5 विलयन आपको दिए गए A, B, C, D व E कि जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है? नंबर 2 विलयन प्रबल क्षारीय है, नंबर 3 प्रबल अम्लीय है, नंबर 4 दुर्बल अम्लीय है, नंबर 5 दुर्बल क्षारीय है। सो बच्चों pH मान के आधार पर आप कह सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय, कौन सा प्रबल अम्लीय, कौन सा प्रबल क्षारीय। सो बच्चों जिस विलयन का pH मान 7 है वह विलयन उदासीन है, जिस विलयन का pH मान 1 है वो अत्यधिक अम्लीय है अर्थात प्रबल अम्लीय है, जिस विलयन का pH मान 7 के करीब है किंतु 7 से कम है वह विलयन दुर्बल अम्लीय है अर्थात pH मान 4 जो है दुर्बल अम्लीय विलयन है। और pH मान जो है जिस विलयन का pH मान 9 है जो 7 से थोड़ा सा अधिक है यह विलयन दुर्बल क्षारीय है और जिस विलयन का pH मान 11 है वह विलयन प्रबल क्षारीय है। सो इस प्रकार से विलयन ए जो है उदासीन विलयन, विलयन डी जिसका pH मान 7 है, बी उत्तर है प्रबल क्षारीय, विलयन सी जिसका pH मान 11 है वो प्रबल क्षारीय है, सी उत्तर है प्रबल अम्लीय, विलयन बी जिसका pH मान 1 है वो प्रबल अम्लीय है, डी दुर्बल क्षारीय विलयन, विलयन ए जिसका pH मान दुर्बल अम्लीय जिसका pH मान 4 है और दुर्बल क्षारीय विलयन जिसका pH मान 9 है। ये इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय और कौन सा विलयन प्रबल क्षारीय, कौन सा विलयन दुर्बल अम्लीय, कौन सा विलयन दुर्बल क्षारीय। जब pH मान 7 से बहुत कम होता है, 1 के करीब होता है तो विलयन प्रबल अम्लीय होता है। जब विलयन का pH मान 7 से कम किंतु 7 के निकट होता है तो विलयन दुर्बल अम्लीय होता है। जब विलयन का pH मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है और जब विलयन का pH मान 7 से अधिक किंतु 7 के निकट होता है तो विलयन दुर्बल क्षारीय होता है और जब विलयन का pH मान 14 के करीब होता है किंतु 14 से कम लिया जाए, 14 के निकट होता है तो उस समय जो विलयन होता है वो प्रबल क्षारीय होता है। बच्चों प्रश्न संख्या 10 में है परखनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टियां ली गई हैं। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परखनली बी में एसिटिक अम्ल CH3COH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा एवं सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? परखनली ए में बच्चों जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया गया अधिक तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक बच्चों एसिटिक अम्ल से अधिक क्रियाशील होता है। समान सांद्रता के विलयन होने पर भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से क्या होता है अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रियाशीलता अधिक है, यह एक प्रबल अम्ल होता है।
इसी प्रकार से अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11 में है, ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, अर्थात फ्रेश जो मिल्क होता है वो हल्का सा क्या होता है, अम्लीय होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। सो बच्चों, दही दूध से अधिक अम्लीय होता है, इसलिए दही का पीएच मान 6 से थोड़ा सा कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। दूध का पीएच मान 6 होता है किंतु दही का पीएच मान 6 से थोड़ा सा और कम हो जाता है, क्योंकि दही दूध की तुलना में और अधिक अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों कि जिस प्रकार से दूध से दही बनता है उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो उसको जो है लैक्टिक एसिड में दूध को लैक्टिक एसिड में बदलना प्रारंभ कर देता है। इस कारण दही में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण दही जो है वो दूध से अधिक अम्लीय हो जाता है। अब बच्चों प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़ा दूध क्यों मिलाता है, कारण आपको बताना है। तो ताज़ा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा सा क्षारीय क्यों बना देता है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। सो बच्चों, जब दूध अधिक अम्लीय हो जाता है तो यह खाने योग्य नहीं रहता है। ताज़ा दूध समय के साथ साथ अम्लीय होता रहता है, इसलिए ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, खाने वाला सोडा मिला देता है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ताकि दूध अम्लीय होने में अधिक समय ले और ज़्यादा समय तक दूध सुरक्षित रहे। तो ज़्यादा समय तक दूध को सुरक्षित रखने के लिए ग्वाला दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। यह दूध ताजे दूध से अधिक क्षारीय है, इसलिए इस दूध को दही अम्लीय बनने में अधिक समय लगता है। बच्चों प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। सो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है। ये अगर आर्द्रता रोधी बर्तन में ना रखा जाए बल्कि अगर खुले में रख दिया जाए तो यह वायु की नमी अवशोषित करके जिप्सम में बदल जाता है और तब प्लास्टर ऑफ पेरिस अपना गुण खो देता है, अर्थात उससे तब मूर्तियों को नहीं ढाला जा सकता है, या उससे जो है जिस प्रकार से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है प्लास्टर बनाते हैं या मूर्तियों के को ढालते हैं वह नहीं बनाए, मूर्तियों के सांचे वगैरह भी वो नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो जिप्सम हो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे जो है आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है ताकि वह नमी अवशोषित करके जिप्सम में ना बदल सके। हम लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण किस प्रकार से, CaSO4.12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इस पर नमी प्लस 1.5 H2O जल, ये क्रिया करके CaSO4.2H2O अर्थात जिप्सम बना लेता है। सो बच्चों, ये सब था इस कक्षा में, इस वीडियो लेक्चर में आए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको बताए गए। इन प्रश्नों के उत्तरों को भली भांति तैयार कर लीजिए और इस प्रकार से ये जो अम्ल, क्षार और लवण का चैप्टर नंबर 2 था उसके सारे प्रश्नोत्तर हम लोग इन 2 वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, इस क्रमबद्धता में क्वेश्चन नंबर 14 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों, अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण तथा जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो कोई अम्ल जब किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और पानी बनता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके साधारण नमक तथा जल बनाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस अवस्था में, दैट गिव्स NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल।
इसी प्रकार से बच्चों दूसरा एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दैट गिव्स MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2H2O। सो बच्चों इस तरह से ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 15 में बताया गया है, पूछा गया है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार से आप दे सकते हैं। धोने का सोडा वॉशिंग सोडा जो होता है उसके दो प्रमुख उपयोग क्या है। इसका उपयोग कांच बनाने में, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है। धावन सोडे का उपयोग, धोने वाले सोडे, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। वह जो धावन सोडा होता है, कपड़े धोने वाला सोडा होता है, तो साफ सफाई और कपड़े धोने में भी इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा कहलाता है। बेकिंग सोडा का प्रमुख उपयोग बच्चों अग्निशामक यंत्र बनाने में किया जाता है। अग्निशमक यंत्र अर्थात आग बुझाने में इसका उपयोग होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा पर अम्ल की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तीव्रता से निकलती है, जो जलती हुई वस्तुओं को बुझा देती है, अर्थात आग को बुझाने में इसका उपयोग होता है। और दूसरा उसका उपयोग बच्चों खाने की चीज़ों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में होता है, क्योंकि जब खाने की चीज़ों में बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है तो बेकिंग सोडा के अपघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो खाद्य पदार्थ से बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, तो वो खाद्य पदार्थ में छिद्र बने रह जाते हैं। इस प्रकार से पदार्थ जो है वो खाने वाला पदार्थ स्पंजी बन जाता है, जैसे कि जो है ब्रेड आदि के बनाने में बेकिंग सोडे का प्रयोग होता है, क्योंकि ब्रेड को स्पंजी और मुलायम बनाने के लिए उसे बेकिंग सोडे के साथ पकाया जाता है। सो बच्चों ये था इस एक्सरसाइज, इस टॉपिक पर, इस अध्याय नंबर 2 पर अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित अध्याय 2 पर आधारित अभ्यास प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर आपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़े। सो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और MS पटेल ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय।